भारत की स्त्री की त्वचा को जब ग्रंथों में वर्णित किया गया है, तो उसे केवल कोमल या उज्ज्वल नहीं कहा गया, उसे स्थिर कहा गया है। वह त्वचा जो मौसम के साथ टूटती नहीं थी, जो आयु के साथ बिखरती नहीं थी, जो प्रसव, श्रम और समय के बाद भी अपनी आभा नहीं खोती थी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आयुर्वेद की दृष्टि है। उस स्त्री की त्वचा किसी शीशी की देन नहीं थी, वह उसके जीवन की सच्ची अवस्था का प्रतिबिंब थी। उस समय की भारतीय स्त्री जब जल में अपना प्रतिबिंब देखती थी, तो वह दोष नहीं खोजती थी। वह अपने शरीर से प्रश्न नहीं करती थी, वह उसे सुनती थी। उसकी त्वचा अगर रूखी होती थी, तो वह जानती थी कि यह केवल बाहर की बात नहीं है। कहीं भीतर रस सूख रहा है, कहीं अग्नि मंद हो रही है, कहीं मन बोझिल हो रहा है। आयुर्वेद में यही सौंदर्य की पहली समझ है। त्वचा झूठ नहीं बोलती। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि त्वचा रस धातु का विस्तार है। रस यदि शुद्ध है तो त्वचा में कांति स्वतः आती है। यदि रस दूषित है तो चाहे कितने ही बाह्य उपाय कर लिए जाएं, चमक टिकती नहीं। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय स्त्री सौंदर्य को आईने में नहीं, दिनचर्या में खोजती थी। वह जानती थी कि त्वचा सुबह के जल से बनती है, रात की नींद से बनती है और मन की शांति से बनती है। सुश्रुत संहिता में वर्णन आता है कि जिस शरीर में रक्त शुद्ध हो, वात संतुलित हो और पित्त अपनी सीमा में हो, उस स्त्री की त्वचा में अलग प्रकार की स्थिर चमक होती है। वह चमक तीखी नहीं होती, वह आंखों को चुभती नहीं, वह मन को शांति देती है। यही कारण है कि प्राचीन काल की स्त्रियों को देखने पर यह अनुभव होता था कि वे सुंदर लगती नहीं थीं, वे सुंदर प्रतीत होती थीं। उन दिनों सौंदर्य का अर्थ गोरा होना नहीं था। यह विचार ही आधुनिक है। आयुर्वेद में वर्ण का अर्थ त्वचा का रंग नहीं, उसका गुण है। चरक ने वर्ण को ओज से जोड़ा है। जहां ओज स्थिर होता है, वहां त्वचा में संतुलन होता है। यही संतुलन सौंदर्य कहलाता है। आज की स्त्री जब अपनी त्वचा से असंतुष्ट होती है, तो वह अक्सर रंग को दोष देती है। प्राचीन स्त्री रंग को नहीं देखती थी, वह स्पर्श को देखती थी, स्थिरता को देखती थी, शीतलता को देखती थी। प्राचीन भारत की स्त्री का दिन सूर्योदय से पहले आरंभ होता था। यह कोई नियम नहीं था, यह शरीर की समझ थी। जब वह प्रातः उठती थी, तो सबसे पहले अपने मुख को नहीं, अपने शरीर को जागृत करती थी। श्वास को गहराई से लेना, कुछ क्षण शांत बैठना, फिर जल ग्रहण करना, यह सब उसकी त्वचा की तैयारी थी। आयुर्वेद कहता है कि जो स्त्री दिन की शुरुआत अव्यवस्था से करती है, उसकी त्वचा दिन भर बोझ ढोती है। अष्टांग हृदय में वर्णन है कि निद्रा का संबंध सीधे त्वचा से है। जो स्त्री समय पर शयन नहीं करती, उसकी त्वचा पर सबसे पहले प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन स्त्रियां रात्रि को सौंदर्य का शत्रु नहीं, उसका रक्षक मानती थीं। वे जानती थी कि अंधकार में शरीर स्वयं को सुधारता है। आज की स्त्री उसी अंधकार में स्वयं को थका देती है। उस समय किसी स्त्री को यह नहीं सिखाया गया कि वह अपनी त्वचा को सुधारने के लिए कुछ लगाए। उसे यह सिखाया गया कि वह अपनी अग्नि को स्थिर रखे। चरक संहिता में बार बार कहा गया है कि मंद अग्नि से उत्पन्न आम सबसे पहले त्वचा में ही प्रकट होता है। यही आम आज की भाषा में फुंसियों, दाग, निस्तेजता और सूजन के रूप में दिखता है। प्राचीन स्त्री इसे पहचानती थी, इसलिए वह पहले भोजन सुधारती थी, लेप बाद में। उसकी त्वचा को जल से अधिक भय नहीं था, उसे असंतुलन से भय था। वह जानती थी कि अधिक भी हानिकारक है और कम भी। इसलिए उसकी दिनचर्या में न तो अति थी, न अभाव। यही संतुलन उसकी त्वचा की सबसे बड़ी औषधि था। सुश्रुत ने इसे समत्व कहा है। वही समत्व सौंदर्य बनता है। आज जब स्त्री पूछती है कि प्राचीन भारतीय सौंदर्य का रहस्य क्या था, तो उत्तर किसी एक उपाय में नहीं मिलता। उत्तर उस जीवन में मिलता है जहां त्वचा को सजाने की वस्तु नहीं, संदेश मानकर सुना जाता था। उस समय की स्त्री अपनी त्वचा से लड़ती नहीं थी, वह उसके साथ चलती थी। प्राचीन भारत की स्त्री के लिए सौंदर्य कोई अलग क्रिया नहीं थी, वह उसके जीवन का स्वाभाविक परिणाम था। जिन ग्रंथों को आज आयुर्वेद कहा जाता है, उनमें सौंदर्य को कभी अलग अध्याय बनाकर नहीं रखा गया, क्योंकि वह जीवन से अलग था ही नहीं। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इन तीनों में त्वचा, कांति और आभा का उल्लेख मिलता है, पर हमेशा शरीर की भीतरी स्थिति के साथ। चरक संहिता में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है कि जब रस धातु दूषित होती है, तब सबसे पहले उसका प्रभाव त्वचा पर दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि त्वचा खराब है, इसका अर्थ यह है कि भीतर कुछ असंतुलित है। प्राचीन स्त्री इस संकेत को पहचानती थी। वह दर्पण के सामने खड़ी होकर दुखी नहीं होती थी,
वह अपने दिन को देखती थी। वह सोचती थी कि उसने कब भोजन किया, किस मनस्थिति में किया, कितनी नींद ली, कितनी शांति से श्वास ली। उस समय सौंदर्य का पहला नियम था समय। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, समय पर विश्राम करना। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि जो शरीर समय के विरुद्ध चलता है, वह धीरे-धीरे अपनी कांति खो देता है। आज की स्त्री इसी समय को सबसे पहले तोड़ती है। वह देर रात तक जागती है, सुबह थकी हुई उठती है, भोजन को टालती है और फिर आश्चर्य करती है कि त्वचा क्यों थक गई है। प्राचीन स्त्री के भोजन में कोई जटिलता नहीं थी, पर उसमें अनुशासन था। भोजन गर्म होता था, ताज़ा होता था और सीमित होता था। वह भोजन को स्वाद के लिए नहीं, संतुलन के लिए खाती थी। चरक ने लिखा है कि अपचा भोजन आम बनता है और वही आम शरीर में सबसे पहले त्वचा को भावित करता है। यही कारण है कि उस समय त्वचा की समस्या को कभी त्वचा की समस्या नहीं कहा गया, उसे पाचन की समस्या माना गया। सुश्रुत संहिता में रक्त की शुद्धता को त्वचा की स्थिरता से जोड़ा गया है। जब रक्त दूषित होता है, तब त्वचा पर दाग, सूजन और असमानता प्रकट होती है। प्राचीन स्त्री रक्त को शुद्ध रखने के लिए किसी विशेष उपाय की खोज नहीं करती थी। वह अपने क्रोध, भय और चिंता को नियंत्रित करती थी। आयुर्वेद मानता है कि मानसिक अशांति रक्त को उतना ही दूषित करती है जितना गलत भोजन। उस समय सौंदर्य का एक गहरा रहस्य ये भी था कि स्त्री अपने शरीर से संघर्ष नहीं करती थी। वह उसे सुधारने की वस्तु नहीं मानती थी। वह जानती थी कि शरीर विरोध से नहीं, सहयोग से सुधरता है। यही कारण है कि उसकी त्वचा में कठोर चमक नहीं होती थी, उसमें कोमल स्थिरता होती थी। आज की स्त्री जब अपनी त्वचा को सुधारने निकलती है, तो वह युद्ध की तरह करती है। वह हटाना चाहती है, दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है। आयुर्वेद इस दृष्टि को ही सबसे बड़ा विकार मानता है। प्राचीन भारत में लेप, उबटन और तेल अवश्य प्रयोग किए जाते थे, पर वे मुख्य उपाय नहीं थे, वे सहायक थे। उनका उद्देश्य त्वचा को ठीक करना नहीं, उसे सहारा देना था। असली कार्य भीतर होता था। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि बाह्य उपाय तभी फल देते हैं जब भीतर की अग्नि स्थिर हो। आज की स्त्री ने इस क्रम को उल्टा कर दिया है। उस समय स्त्री की त्वचा को मौसम के अनुसार समझा जाता था। ग्रीष्म में शीतलता, वर्षा में स्थिरता और शीत में पोषण। कोई एक उपाय पूरे वर्ष नहीं चलता था। यही कारण है कि उनकी त्वचा मौसम से लड़ती नहीं थी, उसके साथ बदलती थी। आज हम एक ही विधि को हर समय अपनाते हैं और फिर कहते हैं कि त्वचा साथ नहीं दे रही। चरक संहिता में ओज को जीवन की अंतिम सार कहा गया है। ओज का सीधा संबंध त्वचा की आभा से है। जब ओज क्षीण होता है, तब त्वचा सबसे पहले मुरझाती है। ओज भोजन से नहीं बनता, वह संतुलन से बनता है। पर्याप्त नींद, सीमित इच्छा, शांत मन, यही ओज की औषधि है। प्राचीन स्त्री ये जानती थी, इसलिए वह अपने मन को भी उतना ही सजाती थी जितना शरीर को। आज जब हम प्राचीन भारतीय सौंदर्य को केवल लेपों और नुस्खों में खोजते हैं, तो हम उसके मूल को खो देते हैं। सौंदर्य कोई प्रक्रिया नहीं थी, वह परिणाम था। और वह परिणाम एक ऐसे जीवन से निकलता था जो प्रकृति के साथ चलता था, उसके विरुद्ध नहीं। प्राचीन भारतीय स्त्री की त्वचा किसी एक उपाय से नहीं निखरती थी, वह उसकी पूरी दिनचर्या का परिणाम होती थी। उस समय दिनचर्या को अनुशासन नहीं, सम्मान कहा जाता था। स्त्री अपने शरीर को बोझ नहीं समझती थी, वह उसे मंदिर की तरह मानती थी। और जिस वस्तु को मंदिर माना जाए, उसकी देखभाल मजबूरी नहीं बनती, वह सह जाती है। सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने शरीर को बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की चेतना से जोड़ती थी। कुछ क्षण मौन में बैठना, श्वास को गहराई से महसूस करना, ये कोई साधना नहीं थी, ये शरीर को दिन के लिए तैयार करने की प्रक्रिया थी। आयुर्वेद कहता है कि जब श्वास अनियमित होती है, तो प्राण का प्रवाह बाधित होता है और उसी बाधा का पहला प्रभाव त्वचा पर दिखाई देता है। आज की स्त्री सुबह आंख खोलते ही संसार को भीतर घुसा लेती है। उसके बाद जल का सेवन किया जाता था। ये जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं था, ये शरीर को संकेत देने के लिए था कि अब शोधन का समय है। अष्टांग हृदय में वर्णन है कि प्रातः लिया गया जल रस धातु को सक्रिय करता है। यही रस आगे चलकर त्वचा को पोषण देता है। आज हम जल को भूल जाते हैं और फिर त्वचा को दोष देते हैं। प्राचीन स्त्री का स्नान केवल स्वच्छता नहीं था, वह एक उपचार था। वह जल के ताप को मौसम के अनुसार चुनती थी। अधिक गर्म या अत्यधिक शीतल जल का प्रयोग नहीं किया जाता था। सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि असंतुलित ताप का जल त्वचा की स्थिरता को बिगाड़ देता है। आज हम सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, संतुलन को नहीं।
उस समय शरीर पर तेल लगाना विलास नहीं माना जाता था, वह पोषण था। तेल त्वचा के लिए नहीं, वात के लिए लगाया जाता था। जब वात शांत रहता है, तब त्वचा में रूखापन नहीं आता। यही कारण है कि प्राचीन स्त्रियों की त्वचा में एक अलग प्रकार की कोमलता होती थी। आज हम तेल को केवल तब याद करते हैं जब समस्या बढ़ चुकी होती है। प्राचीन स्त्री का भोजन सीमित था, पर उसका समय निश्चित था। वह भूख को दबाती नहीं थी, पर लालच को भी स्थान नहीं देती थी। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जब भोजन सही समय पर लिया जाता है, तो वह औषधि बन जाता है। वही भोजन गलत समय पर लिया जाए तो विकार बन जाता है। आज की स्त्री भोजन को शरीर की आवश्यकता से नहीं और परिस्थिति से जोड़ती है। दिन के मध्य में विश्राम को कमजोरी नहीं माना जाता था। थोड़े समय का विश्राम शरीर को पुनः संतुलन देता था। आयुर्वेद मानता है कि लगातार का हुआ शरीर सबसे पहले त्वनाद्यम से अपना विरोध प्रकट करता है। आज थकान को गढ़ बना दिया गया है। प्राचीन स्त्री के लिए संध्याकाश में बहुत महत्वपूर्ण था। सूर्यास्त के साथ वह अपने कार्यों को समेटने लगती थी। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि संध्या के बाद शरीर की अग्नि मंद होने लगती है। यही कारण है कि रात्रि का भोजन हल्का और सीमित ही होता था। यह त्वचा की सबसे बड़ी रक्षा थी। आज हम इसी समय सबसे भारी भोजन करते हैं। रात्रि को समय पर शयन करना सौंदर्य का सबसे बड़ा रहस्य था। चरक संहिता में नींद को ओज का पोषक कहा गया है। जब नींद अधूरी होती है, तब ओज क्षीण होता है और त्वचा सबसे पहले अपनी आभा खो देती है। आज की स्त्री इसी नींद को सबसे अधिक बलि चढ़ाती है। प्राचीन स्त्री की त्वचा इसलिए नहीं चमकती थी कि वह कुछ विशेष करती थी, बल्कि इसलिए कि वह कुछ गलत नहीं करती थी। वह शरीर की सीमाओं को पहचानती थी। वह जानती थी कि अति भी विकार है और अभाव भी। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी औषधि था। आज जब हम प्राचीन भारतीय सौंदर्य के रहस्य को खोजते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह रहस्य किसी नुस्खे में नहीं, एक जीवन पद्धति में छिपा था। जब तक हम उस पद्धति को नहीं समझेंगे, तब तक हम केवल बाहरी परिणामों की नकल करते रहेंगे, मूल को नहीं। प्राचीन भारतीय सौंदर्य को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उसे कभी अलग विषय नहीं माना गया। वह धर्म नहीं था, वह दिखावा नहीं था, वह जीवन का स्वाभाविक फल था। जिन ग्रंथों में आज हम औषधि खोजते हैं, उन्हीं ग्रंथों में जीवन जीने की कला भी लिखी गई है। चरक संहिता में सौंदर्य को कभी लक्ष्य नहीं बनाया गया, उसे संतुलन का परिणाम कहा गया है। सुश्रुत संहिता में त्वचा की चर्चा करते समय भी शस्त्र या लेप से पहले आहार, निद्रा और मनस्थिति की बात आती है। अष्टांग हृदय में तो स्पष्ट कहा गया है कि जो शरीर अपने स्वभाव के अनुसार चलता है, वही दीर्घकाल तक कांति को धारण कर पाता है। प्राचीन स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह अपने शरीर से शीघ्र परिणाम की अपेक्षा नहीं करती थी। वह जानती थी कि जो परिवर्तन भीतर से आता है, वह समय लेता है। इसलिए उसकी साधना में अधीरता नहीं थी। आज की स्त्री जब किसी उपाय को अपनाती है, तो सबसे पहले यही पूछती है कि कितने दिन में असर दिखेगा। आह, आयुर्वेद इस प्रश्न को ही विकृति मानता है, क्योंकि कि जो शरीर वर्षों में असंतुलित हुलित हुआ है, वह कुछ दिनों में स्थिर नहीं हो सकता। प्राचीन भारतीय स्त्री का सौंदर्य इसलिए टिकाऊ था क्योंकि वह डर से प्रेरित नहीं था। वह दाग से नहीं डरती थी। वह आयु से नहीं डरती थी। वह बदलाव से नहीं डरती थी। आज का सौंदर्य भय से चलता है। कहीं कुछ कम न हो जाए, कहीं कुछ बढ़ न जाए। यही भय शरीर को तनाव में रखता है और वही तनाव त्वचा पर उतर आता है। आयुर्वेद कहता है कि मन का बोझ त्वचा पर सबसे पहले दिखाई देता है। चरक संहिता में मानसिक दोषों को शारीरिक दोषों के समान महत्व दिया गया है। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और असंतोष, ये सब रक्त और रस को दूषित करते हैं। प्राचीन स्त्री इस सत्य को जानती थी, जिस वह इसलिए वह अपने मन को हल्का रखने का प्रयास करती थी। उसका सौंदर्य भीतर के शोर से मुक्त था। आज की स्त्री जब प्राचीन भारतीय सौंदर्य को अपनाना चाहती है, तो उसे यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा करना संभव नहीं है। समय बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई हैं, पर सिद्धांत नहीं बदले हैं। आज भी समय पर नींद ली जाए, आज भी भोजन सीमित और शांत मन से किया जाए, आज भी शरीर की थकान को सुना जाए, तो परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन धीरे आता है, पर स्थायी आता है। सुश्रुत ने लिखा है कि जो स्त्री अपने शरीर की प्रकृति को समझ लेती है, उसे औषधि की आवश्यकता कम पड़ती है। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। हर उपाय हर स्त्री के लिए नहीं होता। प्राचीन स्त्री अपनी प्रकृति को जानती थी। वह किसी और की नकल नहीं करती थी। इसलिए उसका सौंदर्य भी उसका अपना होता था। आज हम प्राचीन भारतीय सौंदर्य को चित्रों में, कथाओं में और शब्दों में ढूंढते हैं।
पर उसका वास्तविक रूप आज भी जीवित है। उन स्त्रियों में जो सरल जीवन जीती हैं, जो शरीर से युद्ध नहीं करतीं, जो संतुलन को महत्व देती हैं, वही सौंदर्य सच्चा है, वही स्थायी है। यदि आज की स्त्री इस एक बात को समझ ले कि उसकी त्वचा कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संवाद है, तो आधा उपचार वहीं समाप्त हो जाता है। आयुर्वेद सौंदर्य को सुधारता नहीं, माइपा उसे प्रकट होने देता है। जब भीतर अवरोध हटते हैं, तो बाहर की आभा स्वयं प्रकट हो जाती है। यही प्राचीन भारतीय सौंदर्य का रहस्य है। कोई छिपा हुआ नुस्खा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल संतुलन, धैर्य और शरीर के प्रति सम्मान। और जब ये तीनों लौट आते हैं, तब स्त्री को सौंदर्य की खोज नहीं करनी पड़ती। सौंदर्य स्वयं उसे खोज लेता है।